इसके लिए भी हम मेल के हार्मोनल टेस्ट करते हैं, FSH-LH करते हैं, प्रोलैक्टिन करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है DNA अमाउंट, DNA फ्रेगमेंटेशन। ये बात इस चीज़ को शो करती है अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल। आज आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सबसे कॉमन रिपोर्ट जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं मेरे पेशेंट, जिसमें मेरे पेशेंट का दिल चाह रहा होता है कि मैं उन्हें हाँ या ना में जवाब दे दूँ, मैं उन्हें सेटिस्फाई कर दूँ कि ये रिपोर्ट ठीक है या नहीं ठीक है। वो है सीमन एनालिसिस की। यानी आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मगर ये क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? क्यों हम एक ही रिपोर्ट में ये बता देना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंसीव ना होने की सबसे बड़ी वजह फीमेल को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? मगर ये रिपोर्ट बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसमें हमें बहुत से क्राइटेरिया को देखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्लूइड जो सीमन एनालिसिस है उसकी रिपोर्टिंग आपने कौन सी लैब से करवाई है, कितने दिन का वक्फा बहुत ज़रूरी है। यानी 5 से 7 दिन की एब्स्टिनेंस बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस रिपोर्ट में डेड स्पर्म्स और एबनॉर्मल स्पर्म की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हमने ये रिपोर्ट को रीड करना होता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसमें अमाउंट क्या है, वॉल्यूम क्या है। स्पर्म एनालिसिस के लिए हमें उसकी मोटिलिटी, उसकी प्रोग्रेशन, उसका काउंट और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी। ये सब बातों को देखना बहुत ज़रूरी है, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मगर ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट से ही हम डिटरमिन कर सकें कि आप कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके क्राइटेरियाज को देख के ही हम डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली रिपोर्ट में ही हम परेशान हो जाते हैं कि ये रिपोर्ट तो ठीक नहीं है, हम हस्बैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म ही डिटेक्ट नहीं हुए या स्पर्म तो डिटेक्ट हुए हैं, उनकी मोटिलिटी का इशू है, या मोटिलिटी भी बेहतर है मगर मॉर्फोलॉजी का इशू है, यानी उसके शेप का इशू है। शेप में स्पर्म की बॉडी, उसकी टेल और उसका हेड मैटर करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है DNA अमाउंट, DNA फ्रेगमेंटेशन। ये बात इस चीज़ को शो करती है कि विद द पैसेज ऑफ एज आदमी का DNA स्पर्म का डीजनरेशन में जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म की डीजनरेशन होती है, DNA की डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ये चीज़ें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, मगर कुछ कपल में आपने देखा होगा कि एज के साथ साथ मिसकैरेजेस का रिस्क ज़्यादा होता है, जिसको बचाने के लिए, जिसका पता चलाने के लिए फिर हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्पर्म की नॉर्मल लुक है, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, मगर उसके DNA में डिफेक्टेड DNA है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि मोटिलिटी कितनी है। मोटिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है अगर स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस वीडियो के रेफरेंस से मैं उन कपल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी जो ये सोचते हैं कि हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे, जिनके मेल पार्टनर में सबसे ज़्यादा इशू स्मोकिंग का आता है। स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट स्पर्म की मोटिलिटी पे आता है। अगर एक पेशेंट 3 मंथ्स तक स्मोकिंग को अवॉइड करे तो 3 मंथ्स के बाद भी उसकी रिपोर्ट काफ़ी हद तक तब्दील हो सकती है। और इन सारी चीज़ों को हम एजोस्थीनिया, एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया में हमें कहा जाता है कि इसमें जरासीम बिल्कुल नहीं है। ऐसे कपल्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर मैं आज आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एब्सेंट स्पर्म के साथ आप कंसीव नहीं कर पाते। आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, मगर हमें रीज़न देखनी है
कि आइदर ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म नहीं डिटेक्ट हो रहे या स्पर्म की प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही। इसके लिए भी हम मेल के हार्मोनल टेस्ट करते हैं, FSH-LH करते हैं, प्रोलैक्टिन करते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरॉन करते हैं। और अगर इन हार्मोन्स की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हम उस लेवल पे मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर ब्लॉकेज की रीज़न कोई टेम्परेरी है तो उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। या हम अगर परमानेंट ब्लॉकेज है तो हम टेस्टिस से बायोप्सी लेके भी पेशेंट के स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं और उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि वो IVF के थ्रू या ICSI के थ्रू अपना बेबी कंसीव कर सकता है। यानी मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप एजोस्पर्मिया यानी एब्सेंट स्पर्म के साथ भी कंसीव कर सकते हैं। शुक्रिया।